और लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या है वही व्यक्ति वीआईपी है। जिसको कुर्सी प्यारा हो जाए इस धरती पर वो कभी जनता और गरीब और किसी का विकास नहीं कर सकता है। बिहार में जो समीकरण है यही समीकरण देश में भी बन रहा है। हम नीतीश कुमार के जैसे हम 40 सीट पर वादा नहीं कर सकते। जो हम भूखे थे, हमको आरक्षण चाहिए था और उसके लिए हमको किसी का बर्तन भी घसना पड़ता तो हम घसने के लिए तैयार थे। दो पार्टी है देश में, एक गरीब के लिए काम कर रहा है और एक अमीर के लिए काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए कि इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं वीआईपी के संस्थापक और सन ऑफ मल्लाह के नाम से पूरे बिहार में प्रख्यात हो चुके मुकेश सहनी। मुकेश जी, आपका केकेएन लाइव पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने राजनीति की शुरुआत कर दी है जी, वीआईपी बना करके राजनीति की शुरुआत कर दी। अभी तक आप किसी दल को मदद करते रहे राजनीति में, जी। पहली बार आप खुद राजनीति में आए हैं। जी जी। तो क्या संभावनाएं दिख रही है यहाँ? बहुत अच्छा दिख रहा है संभावना, क्योंकि हम पिछले 5 साल से लगातार हम बिहार में एक सामाजिक संगठन बनाकर और खास करके निषाद समाज, मछुआरा समाज, फिशरमैन के लिए बिन बिल्दार, नुनिया, मला सभी निषाद के कई उपजाति हैं, 21 उपजाति, उनके लिए हम लोग काम कर रहे थे दिन रात। और कभी चुनाव के समय में हमने हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को मदद हमने किया, खास करके बीजेपी को हमने मदद किया, और एक आशा और एक उम्मीद से कि ये हमारे समाज के लिए आरक्षण मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारा जो निषाद समुदाय है उनको दिल्ली में, बंगाल में, ऐसे राज्य में आरक्षण मुहैया है। जब देश एक है, संविधान एक है, तो बिहार में भी जब भारत एक संविधान से चलता है तो बिहार में भी निषाद मछुआरा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग पिछले 5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। हर चुनाव के समय में नेता आते थे और वादा करते थे, और हम कहीं ना कहीं उस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने उनको पर भरोसा किया और फिर चुनाव निकलने के बाद वो हमको भूल जाते थे। तो 2 बार 2014 में भी हुआ और 2015 में भी हुआ। फिर हमने पूरे बिहार में अच्छा संगठन पे हमने काम किया, क्योंकि 14.79% वोट बैंक हमारा बिहार में है। और हाल फिलहाल में 2018 में 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हमने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। वहाँ पे पूरे बिहार से 5 लाख से अधिक लोग वहाँ पे पहुंचे और अपने शक्ति का एहसास कराए। और लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या है वही व्यक्ति वीआईपी है। इसलिए हमने सोचा कि जब हमारे पास जनसंख्या है तो हम क्यों ना वीआईपी हो। तो इसलिए हमने एक विकासशील इंसान पार्टी का स्थापना किया है। एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका शॉर्ट नाम वीआईपी है। और हम पूरे बिहार में मजबूती से आने वाले समय में सत्ता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ताकि हमारे आवाज को दिल्ली तक पहुंचे। जब वीआईपी का आपने गठन किया था तो ऐसी चर्चाएं थी कि आपकी बातें महागठबंधन और एनडीए दोनों के साथ हुआ था जी। तो ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन के साथ आपको जाना पड़ा? तो महागठबंधन में आपको क्या संभावना है? देखिए, बहुत अच्छा संभावना। देखिए, 2 पार्टी है देश में, एक गरीब के लिए काम कर रहा है और एक अमीर के लिए काम कर रहा है, और दुनिया को दिख रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और हमने मोदी जी से हमने तो धोखा ही खाया, और हमने पार्टी जब एस्टेब्लिश किया तो हमारे पास दोनों तरफ 2 ऑप्शन था, लेकिन हमारे लिए तो एक ऑप्शन तो हमने पहले से बंद कर दिया, क्योंकि जो हमें 5 साल तक कुछ नहीं दे पाया, जो सरकार में रहने के बाद कुछ नहीं कर पाया, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे वो कुछ करेगा। तो इसलिए हमने निर्णय लिया, महागठबंधन के साथ आए हैं, उनके सहयोगी बने हैं। और आने वाले समय में 40 लोकसभा सीट है, उसमें बहुत सारे सीट पे हमारे वीआईपी पार्टी के पदाधिकारी वहां पे चुनाव लड़ेंगे। और बाकी हमारे कितने सीटों पर आपको? ये 3-4 दिन के अंदर में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आपकी इच्छा कितने सीटों पर लड़ने की? हमारी इच्छा तो बहुत ज्यादा सीट पे है, और हर पार्टी का इच्छा होता है बहुत ज्यादा सीट पर लड़े, लेकिन 40 सीट है और हम कई दल है, 7-8 दल है, और सबको मान सम्मान देखते हुए जिसका जितना जनाधार है उसके हिसाब से उनको। आप स्वयं भी चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, मैं भी इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। किस सीट से चुनाव लड़ने का मन है? मेरा गृह जिला है दरभंगा है, मैं चाहूंगा कि मैं दरभंगा से चुनाव लड़ूं। अब बाकी आपके घटक दल में कांग्रेस भी शामिल है? जी हाँ, कीर्ति झा आजाद अभी वहाँ कांग्रेस में ज्वाइन कर? जी हाँ, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया, और वो भी कोशिश करेंगे कि हम वहां से चुनाव लड़े। और वो सब निर्णय हम लोग जब बैठेंगे, एक साथ में बैठेंगे कि इनको कौन सीट जा रहा है,
उस नाते उस पर डिसीजन होगा कि कौन वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। अभी हम लोग में आपस में कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं है। हम भी इच्छा रखते हैं वहाँ चुनाव लड़ने का, क्योंकि गृह जिला है और उसके अलावा हमारे पास और कई ऑप्शन भी हैं कि कहीं और भी हम जाके चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमें आपस में, हम लोग को गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है कोई सीट के लेके कि नहीं हम यही सीट लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और महागठबंधन का इस बार लोकसभा में क्या भविष्य दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा भविष्य देश में। 40 में कितना? 40 में 35 प्लस हम लोग सीट जीतेंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि पूरे देश के गरीब हो या अमीर हो एक सपना देखा और मोदी जी ने दिखाया कि हम आपके लिए बेहतर दिन ला के देंगे। और हर किसी ने भरोसा किया। और भरोसा पे होता ना कि आप भरोसा डिलीवरी में आपने 10 बोला तो 10 की जगह 5 डिलीवरी कर दिया, 8 डिलीवरी कर दिया, तो आपको एक अच्छा माना जा सकता है। लेकिन 10 में से आप 1-2 डिलीवरी भी नहीं कर पाए, सही से डिलीवरी नहीं कर पाए, तो लोगों का देश में भरोसा टूट चुका है मोदी जी सरकार से। और दूसरा विकल्प में के और तौर पे कांग्रेस सरकार जो आजादी के बाद आजादी दिलाने वाले पार्टी है और आजादी के बाद अभी तक संघर्ष कर रहे हैं और देश को बहुत कुछ दिए हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि शायद कांग्रेस ही बेहतर भविष्य दे सकते लोगों को। मोदी जी ने वादा किया था कि हर नौजवान को हर साल में 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, 5 साल में मतलब 10 करोड़ नौकरी। और 10 करोड़ का नौकरी का अगर आप गुना भाग कीजिएगा तो एक जिला में 2 लाख नौकरी होता है। और एक जिला में 2 लाख नौकरी मतलब एक पंचायत में 1000 सरकारी नौकरी। और आप बिहार में कोई भी कोना में घूम जाइए, एक पंचायत को उठा लीजिए, वहां पे 5 नौकरी भी केंद्र सरकार से नहीं मिला है। कहाँ 1000 का आपने वादा किया, वहां पे 5 भी नौकरी आपने नहीं दिया। तो देश के युवा हो या किसान हो, हर तरह तबके में एक असंतोषजनक स्थिति आ चुका है। और यही जनता ही देश का प्रधानमंत्री चुनता है। बिल्कुल। और जनता का मन से निकल चुका है मोदी जी। और हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़ेंगे। हर जाति के साथ धोखा हुआ है। जैसे हमें 2014 में भी हमसे वादा किए कि हम आपके लिए काम करेंगे और आपका जो मांग है जायज है और हम आपका आरक्षण करेंगे, उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2015 में हम लोग लाठी डंडा हमें खाना पड़ा। बिहार सरकार रिपोर्ट बनाया और दिल्ली को भेज दिया और दिल्ली सरकार कुंडली मार के बैठा है। तो कहीं ना कहीं हर जाति समुदाय के साथ उन्होंने चीट किया केंद्र सरकार, और इसका खामियाजा उनको 2019 में भुगतना पड़ेगा। और हम लोग पूरा इंटैक्ट है, मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और पूरे बिहार में हम ज्यादा से बेहतर सीट जीत के आएंगे। और देश में भी जिस तरीके से बिहार में जो समीकरण है, यही समीकरण देश में भी बन रहा है। अच्छा, एक चीज आपके बारे में कहा जाता है कि आपने जब सामाजिक कार्यों को शुरू किया निषाद विकास संघ बना करके, तो निषादों के आरक्षण की लड़ाई आपने शुरू किया जी। और आप इसके लिए काफी प्रयास भी किए। आपने जनसंपर्क चलाया, पूरे बिहार का आपने दौरा किया और निषादों में आपने एक चेतना जगाई। आपको कहा जाता है कि आप निषाद क्रांति के एक जनक भी हैं। लेकिन जब आप राजनीति में आए तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा गौण पड़ेगा? बिल्कुल ही नहीं। यही मुद्दा तो हमको जन्म दिया है और यही मुद्दा को संसद भवन में आवाज ऊंचा करके अपने आवाज को मजबूती से रखेंगे। इसलिए तो हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। तो हमारी पार्टी का बहुत सारा एजेंडा होगा। हर जाति धर्म के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन उसमें सबसे सर्वोपरि जो होगा यही बात लोग कह रहे हैं कि चूंकि आप राजनीति में आए हैं तो अब तो आपको सभी के लिए करना पड़ेगा। तो निषादों का आंदोलन जिसके लिए आप, मैंने कहा ना कि मैं जब पॉलिटिकल व्यवस्था पे मैं पहुंचा हूं तो मैं हर जाति धर्म के लिए, हर व्यक्ति के लिए मैं काम करूंगा भारत में और राज्य बिहार में। और उसके से भी महत्वपूर्ण अहम मुद्दा जो होगा, जो खास करके जिसके कारण हम जन्म लिए हैं, वो मुद्दा भी अहम होगा कि मछुआरा फिशरमैन को आरक्षण मिलना चाहिए और देश के संविधान के दायरे में रह के आरक्षण हमें मिलना चाहिए। और ये मुद्दा कभी समाप्त नहीं होगा। इसके लिए हमेशा संगठन, अभी भी संगठन भी हमारा जिंदा है और पार्टी भी जिंदा है। पार्टी का अपना काम होगा और संगठन का भी काम अपना होगा। संगठन में भी पदाधिकारी प्रदेश लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे भी पदाधिकारी है और वो निरंतर अपने संगठन के लिए आवाज उठाते रहेंगे और हम उनको मजबूती से उनको मदद करेंगे। उनको हम लोग जो हमारा एजेंडा है वो पूरा करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में भी हम अभी लॉन्च करेंगे 2019 का घोषणा पत्र, उसमें भी सबसे नंबर 1 पे एक ही मुद्दा होगा कि मछुआरा फिशरमैन को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप निषादों की समस्या को जानने के लिए गांव का दौरा किए, न सिर्फ बड़ी सभा किए, बल्कि आपके बारे में हम लोगों को पता है कि आप गांव में गए, लोगों से कांटेक्ट टू कांटेक्ट मिलते रहे आप। समस्याएं क्या है आजादी के इतने वर्षों के बाद
इन समस्याओं पर बहुत ध्यान क्यों नहीं समस्या, दिया अगर मैं अभी बोलना चालू कर दूं तो शायद कल तक आपका इंटरव्यू चलेगा, इतना समस्या कि उसका जवाब नहीं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको कह दूं कि एक तो हमारे समाज में गरीबी है, पूरे बिहार में हमारे समाज बड़ी संख्या में रहने के बावजूद भी हमारे समाज में गरीबी है। दूसरा कि एजुकेशन में हमारा समाज नहीं है। इसका कारण है कि हम बहुत पिछड़े हैं, हमारे बात को कोई सुन नहीं पा रहा, हम अपने आवाज को गरीबी के कारण हम आगे नहीं कर पाए। आज 70 साल से ये समाज सोया हुआ था, आज हमने 5 साल मेहनत किया तो आज बिहार में ही नहीं पूरा भारत में मछुआरा मल्लाह निषाद समाज को लोग जानने लगा। तो ये काम तो आज 70 साल पहले भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे समाज में एजुकेशन नहीं रहने के कारण और गरीबी रहने के कारण हम अपने बात को आज वहां तक नहीं पहुंचा पाए। आज हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सांसद चुनाव जीत के आएंगे तब मछुआरा फिशरमैन का आवाज को हम दिल्ली में उठाएंगे। अभी हमारे समाज में भी पार्टी के बैनर तले कुछ लोग विधायक है, मंत्री है या सांसद है, लेकिन वो अपने पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। लेकिन इस पार्टी का प्रोटोकॉल होगा कि मछुआरा को हक दिलाना। तो इसके लिए निश्चित तौर पर हमारे जो भी सांसद जीतेंगे वो दिल्ली में सबसे पहले बात करेंगे गरीब के लिए, और गरीब में मछुआरा की बात होगा, अन्य समाज की भी बात होगा, लेकिन सबसे पहले मछुआरा का भी बात होगा। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हम हर किसी के लिए काम करेंगे, लेकिन हमारे मछुआरा तो सर्वोपरि है, क्योंकि इस पार्टी का रीढ़ का हड्डी है मछुआरा समुदाय। बिहार की सरकार जो शराबबंदी किया, आपको लगता है कि इससे आपके समाज को लाभ हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, हमारे समाज को 100% तो लाभ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ परसेंटेज लाभ मिला है। शराबबंदी से गरीब समाज में एक लाभ मिला है, सिर्फ मछुआरा समाज ने, अन्य समाज में भी लाभ मिला है। लेकिन जिस हिसाब से लाभ मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार फेलियर है। हम 5000 करोड़ का नुकसान सह रहे पूरे बिहार वासी, लेकिन जो हमें फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। फायदा हमें मिल रहा है, हम ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश जी जो कदम उठाए वो गलत कदम उठाए, उससे हमारे समाज को या राज्य को नुकसान हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है। लेकिन जो फायदा होना चाहिए 100% वो 100% नहीं होकर 5% हो रहा है। और अगर उसका उस 5% के अनुकूल अगर आप देखिएगा तो हमारा बिहार राज्य में काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 5000 करोड़ से अधिक का राजस्व हमें नुकसान हो रहा है। और वो दारू आज खुलेआम लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, तो हमारे नुकसान भी हो रहा है, हमारे मकसद भी पूरा नहीं हो रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार संगठित गिरोह खड़ा हो गया है दारू, इसलिए राज्य सरकार इसमें फेलियर है। राज्य सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जब हमारे देश राज्य का 5000 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो मजबूती से जो ब्लैक से जो दारू बिक रहा है उसके पे पाबंदी लगना चाहिए, और जो बिहार में दारू जो बंदी है उसको बंदी रहना चाहिए, ताकि हर गरीब को जो 5% का फायदा हो रहा है वो 95% 100% फायदा हो। विधि व्यवस्था को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे सर? विधि व्यवस्था मतलब सरकार फेलियर है, सरकार को कुर्सी चाहिए। आज आप प्रेजेंट सरकार को आप देखिए तो उनको किसी चीज से प्यार नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, जिसका नाम दे दिया गया है पलटू राव। आप देखिएगा सरकार किनके साथ चुनाव लड़ते हैं, लड़ाई किसके साथ लड़ते हैं और फिर किसके साथ मिल जाते हैं, तो ये स्वार्थी ही लोग करते हैं। ठीक है, अभी मोदी जी को 2015 में गाली देते थे, मोदी जी गाली देते थे तुम्हारा डीएनए ठीक नहीं है, और फिर देखिए कि उनके साथ सरकार बना ली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार जो है उनको कुर्सी प्यारा है। जिसको कुर्सी प्यारा हो जाए इस धरती पर वो कभी जनता और गरीब और किसी का विकास नहीं कर सकता है, यह अटल सत्य है। अभी जो एक घटना हुई पुलवामा की घटना, जिसको लेके पूरे देश में गुस्सा है। जी जी। कुछ लोगों का कहना है कि ये इलेक्शन के समय प्रायोजित घटनाएं हैं, कुछ लोगों का कहना है ये आतंकवादी घटना। आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, देश के साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है, इस पे हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं देंगे। देश का आंतरिक मामला है, सुरक्षा का मामला है, और कहीं ना कहीं देश में क्लियर हो चुका है कि ये पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार कह रही है, हमारे एजेंसी कह रही है, तो निश्चित तौर पर उनको सबक सिखाने की जरूरी है, और इस पे मोदी जी को 56 इंच का सीना दिखाने की जरूरी है। हम ज्यादा इस पर टिप्पणी देना उचित नहीं समझेंगे। लोग अपने अपने तरीके से कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हम भारत सरकार के साथ हैं, और भारत सरकार के एजेंसी के साथ है। भारत सरकार के एजेंसी या भारत सरकार जो कह रहे हैं हम उस बात को सत्य मानते हैं। विधानसभा चुनाव जो 2015 में हुआ था, जिसमें आप एनडीए के साथ रहे, आपने कई सभाओं को संबोधित किया, आप बहुत सक्रिय होकर के प्रचार भी किया, लेकिन उस समय आप पर ये इल्जाम लगे कि आप अपने समाज का, निषाद समाज का वोट उस आधार पर ट्रांसफर नहीं करा पाए जैसा आपसे उम्मीद था।
तो क्या इसमें देखिए इस बार क्या रणनीति? देखिए, हम उस समय में 14 में हम बिहार में पैर रखे सामाजिक राजनीतिक काम करने के लिए। 15 में इलेक्शन था। 1-1.5 साल में हमने बिहार में जो काम किया, जितना हमारी पहुंच था, जितना हमारी पकड़ बन चुका था, जितना हमारा फेस वैल्यू था, उसके अनुकूल हमने बहुत अच्छा वोट दिलाया। 36% वोट मिला एनडीए को, बहुत बड़ा वोट मिला। और चुनाव हार गया। राजनीति में चुनाव हार जीत होता है, लेकिन अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं। और वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम आज उनके साथ नहीं है। उनको लगता है कि हम मुकेश सहनी का वोट नहीं आया तो फिर से नहीं आएगा आपके पास, देखते हैं। तो जो ये इल्जाम आप पर लगे कि आप 36% वोट ही दिलवा पाए, तो इस बार ये इस वोट का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए कोई रणनीति है आपके पास? इस बार तो 36% एनडीए को तो आना ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूं। फाइनल वो 30 के अंदर में ही रहेंगे, ठीक है। और हम लोग जिस गठबंधन से भी आ रहे हैं, हमारे पास वोट परसेंटेज 52% से अधिक है। निश्चित तौर पे हम आपको जो 35 बोल दिए हैं, हम नीतीश कुमार के जैसे हम 40 सीट पे वादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को भी लगना चाहिए, नहीं तो लगेंगे कि ईवीएम तो मोदी जी सेट करते हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि हम 40 बोल दिया, कल 40 जीत लेंगे, तो इल्जाम लग जाएगा कि हमने ईवीएम सेट कर लिया। तो इसलिए हमने फैक्चुअल की बात रखा है कि 35 सीट हम अधिक सीट जीतेंगे। और रहा कि बहुत अच्छा स्थिति है बिहार में। आप देखिए कि देश में आरक्षण हम मांग रहे थे, हम कोमा में हजारों साल से गरीबी में जूझ रहे, आज आरएसएस का एजेंडा लागू हो रहा है देश में। आज जिस समाज को सदियों से अपर रहा, मजबूत रहा, उस समाज को आरक्षण मिला। मैं उसको विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो सिस्टम है, तरीका है, वो गलत है। आरक्षण इनकम जनरेट करने का व्यवस्था नहीं है। आप क्यों गरीब है तो उसके लिए व्यवस्था बना है, एपीएल बीपीएल का सूची है। गरीब है उसको निश्चित तौर पर उसको घर का खाना पीना का हर तरह का सुविधा दिया जा रहा है देश में, ठीक है। और उसको आप बढ़ा के आगे कर सकते हैं। जो आप इंदिरा आवास 1 लाख दे रहे हैं, उसकी जगह 5 लाख कर दीजिए। हम उस चीज से नहीं जाएंगे, वो तो आप दीजिए, चाहे वो श्रवण भाई में गरीब है या बैकवर्ड में गरीब है, उनको आप दीजिए। लेकिन आरक्षण का जो दायरा है, सिस्टम है कि जिसको भेदभाव के कारण जिसको लोग अलग नजरिया से देखता है, उनको ऊपर लाने के लिए जो व्यवस्था बना था आरक्षण, आप कहीं ना कहीं उसके साथ दुर्व्यवहार किए। आज आजादी के बाद कई ऐसे जाति आरक्षण दायरे में आया, आपने कभी आरक्षण को कोटा बढ़ाया नहीं। बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपने आरक्षण का कोटा बढ़ाया नहीं। लेकिन आज आप अपना फायदा देख के चुनाव आप 3 स्टेट में हार गए, तो एक जाति समुदाय को खुश करने के लिए आप केंद्र सरकार आप इस तरीके का निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप अपना चुनाव जीतने के लिए भारत सरकार का खजाना नहीं लुटा सकते हैं। आज ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार का खजाना अपना चुनाव जीतने के लिए लगा रहे हैं। आप तो लंबा समय तक उनके साथ रहे हैं, खासकर बीजेपी के साथ। 5 साल का कार्यकाल भी आपने उनका देखा है जी। उन पर इल्जाम है कि समाज में तनाव पैदा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, जातीय तनाव बढ़ गया है। आपका इस पर क्या कहना? जग जाहिर है, इस पर सोचने की बात है। देश को कितना नुकसान हुआ है इस 5 साल में आपके समझ से? बहुत नुकसान होता है। देखिए, आप कभी भी आप अपने काम पे वोट लीजिए। आप जाति धर्म में हिंदू मुसलमान में बांटकर ये आप हमें हमेशा का हमेशा मूर्ख बना कर रखे, हमें भूखा रखे, लेकिन चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान करके आप वोट ले लेंगे, ये कहां तक जायज है? तो ये देश के लिए खतरा है। जब भी जो भी पार्टी, चाहे वो मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या जेडीयू, जो भी पार्टी इस तरीके का तुष्टीकरण करता है, वो कहीं ना कहीं गलत है देश के लिए, युवा के लिए, कि युवा का रोजगार का बात नहीं कर रहा है। देश से लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया ब्लैक मनी दूसरे कंट्री में पड़ा, उसके लाने का कोई बात नहीं कर रहा है। आप चुनाव जीतने से पहले आपने ये सारा बात किया कि एक आपके जवान का सर कटेगा, आप 10 सर लाएंगे, आप 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं करके आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और वो तुष्टीकरण करके आप वोट लेना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलत है। और कुछ लोग हैं जो गुमराह हो जाते हैं इस जाति धर्म के नाम पे, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भविष्य खराब हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये जो लोग भी करते हैं उसको बंद करना चाहिए और लोगों को, जनता को आंख खोलने की आवश्यकता है। आप पिछले चुनाव में उनके साथ रहे जी, और अभी जब आप कह रहे हैं कि ये सब चीज ठीक नहीं हो रहा है जी, तो क्या आपको अफसोस है उनको जिताने का? नहीं, देखिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमारे पास हर कोई आदमी अपना पेट देखता है कि हम भूखे हैं, हमारे पेट कैसे भरना चाहिए। तो हम भूखे थे, हमारे पास बहुत सारा एजेंडा था, इश्यू था कि हमारे काम मोदी जी करे
और उसके लिए हम कुर्बानी देते आए। 2 बार हमने कुर्बानी दी, अपने समाज का वोट दिया है कि ये देश के प्रधानमंत्री है, पावर में है, शक्तिशाली व्यक्ति है, ये जिस रोज चाहेगा उस रोज हमारा काम हो सकता है। तो हम ये उम्मीद से काम कर रहे थे। उस समय हम अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है उस पर हम ज्यादा टिप्पणी देख नहीं रहे थे, क्योंकि हम भूखे थे, हमको आरक्षण चाहिए था और उसके लिए हमको किसी का बर्तन भी घसना पड़ता तो हम घसने के लिए तैयार थे। उसमें हम ये नहीं देखते कि मेरा हाथ मैला हो रहा है, ठीक है। तो हम ये दृष्टिकोण से थे। जब अभी हम राजनीतिक सिस्टम पे हम आए हैं और हमने देख लिया कि निराशा हमें हाथ लगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपना फायदा करने के लिए काम करते हैं, जनता और समाज को नहीं देखते हैं। तो हमको लगा कि ये गलत हो रहा, तो हमने आज उनका साथ भी नहीं दे रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन हमने ए नहीं बी किया। यही सब कुछ अगर इन महागठबंधन में हो गया तब क्या करेंगे? फिर उस पर भी हम विचार करेंगे। देखिए, इंसान के साथ सीखने का कोई सीमा नहीं है, ठोकर लगने का कोई सीमा नहीं है और अच्छा काम करने का भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। हमारे साथ जो हमें ठोकर लगा 5 साल में, हो सकता है भविष्य में और भी जगह हमें ठोकर लगेगा और फिर हम ठोकर लगने के बाद हम सीख लिए हैं, हो सकता है फिर से हमें ठोकर लगेगा, फिर से हम सीख लेंगे। तो लेकिन हम अपना कर्म के आरक्षण की का जो संघर्ष है आपका ये जारी रहेगा और हम अपना कर्म को अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है। अपने कर्म को जो है ना वो अच्छे से हम निभाते रहेंगे। बाकी समय, सिचुएशन, टाइमिंग बलवान होता है। आप अंत में अपने लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लोग जितने भी है स्वस्थ हैं कि हम उनके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और आप भी स्वस्थ रहिए और मजबूती से आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़ते रहिए। आज मुकेश सहनी है, कल नहीं भी रह सकता, लेकिन आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए और मजबूती से जारी रखिए। जब तक आपका संघर्ष सफलता की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक ये आप लड़ाई निषाद क्रांति को जारी रखिए। धन्यवाद मुकेश जी। तो ये थे मुकेश सहनी, वीआईपी के संस्थापक और निषाद आरक्षण के जनक। निषादों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, आगे भी ये संघर्ष करते रहेंगे, ऐसा इन्होंने अभी आपको कहा। तो हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।